नमस्कार। बीपी दल पर यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार, आदाब, इकबाल, इस्तकबाल, खैर मकदम ऑन यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे नवीन हिंदी व्याकरण से संबंधित वर्ण विचार यानी वर्णमाला वाला टॉपिक संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तरी चल रही है। और हमारा जो संपूर्ण हिंदी व्याकरण को कवर करने के लिए रोज़ाना हम 7:30 बजे सुबह लाइव आते हैं। तो प्रिय साथियों, सभी जुड़ जाइए और शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? आपको बताना है हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन ए पारसी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी ईरानी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आप बताइए हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है, यानी हिंदी शब्द किस भाषा से बना हुआ है। तो यहाँ पर आंसर होगा इसका उपयुक्त सभी। यहाँ पर आंसर क्या हो गए? उपयुक्त सभी। पारसी, फारसी, ईरानी यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। जैसा कि आपको पता है हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी के आधार पर हुई है। और सिंधु के आसपास में यानी ईरान, सिंधु नदी कहाँ पर बहती थी? ईरान में। और ईरान में लोग ईरानी रहते थे। और ईरानी लोग से को क्या बोलते थे? हिंदू। क्या बोलते थे? से को है। सिंधु नदी ईरान के पास बहती और ईरानी लोग वहाँ से निवास करते थे। और ईरानी लोग क्या है कि से जो से वर्ण है उसे है बोलते थे। और ते थे के स्थान पर क्या बोलते? ते बोला करते। दे और धे को दे और पे और फे को पे का प्रयोग करते थे। इसी प्रकार सिंधु को हिंदू यानी उसके आसपास निवास करते और भारतीय लोगों को हिंदू और उनकी भाषा क्या कहलाई? हिंदी कहलाई। और ईरान में फारसी भाषा बोली जाती। ईरान में कौन सी भाषा बोली जाती थी? पारसी यानी फारसी। और फारसी को क्या कहते हैं? पारसी भाषा कहते हैं। फारसी को क्या कहा जाता है? फारसी कहा जाता है। इसी प्रकार कह सकते हैं कि हिंदी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति एक तो ईरानी शब्द से, एक फारसी शब्द से और एक पारसी शब्द से, इन तीनों से मिलकर हिंदी शब्द की उत्पत्ति मानी गई है। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्राकृत भाषा का समय माना जाता है। आपको बताना है कि प्राकृत जो भाषा है उसका समय कब से कब तक है। तो आपका आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन ए 100 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व से 1 मई 1 ईसा पूर्व तक, और 1 ईसा से 500 ईसा तक, और 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। तो आपको बताना है कि प्राकृत भाषा है, भाषा का जो समय है, उत्पत्ति है, उत्पत्ति काल क्या माना गया है। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। इसका आंसर होगा सी आंसर इज राइट। यानी 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्राकृत भाषा का समय माना जाता है। यानी जो प्राकृत भाषा है उसका समय कब माना जाता है? 1 ईस्वी से 500 ईसा तक। ठीक है। उसके अगर बात की जाए तो 100 ईसा पूर्व से, यानी ये 100 ईसा पूर्व से और 500 ईसा पूर्व, 100 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, या फिर 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इसे सौर सैनी यानी सौर सैनी की उत्पत्ति व समय काल क्या माना गया है? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है। और 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक किसे माना जाता है? लौकिक संस्कृत को माना गया है। किसको माना गया है? लौकिक संस्कृत को माना गया है। और जो वैदिक संस्कृत है उसे 1500 यानी 1500 से 1000
1500 ईसा पूर्व से 1000 कब तक माना गया? 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत का समय काल माना गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 ईसा से 500 ईसा तक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी अर्थ के आधार पर आपको बताना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। वर्ण होती है, या फिर अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, या फिर शब्द या वाक्य। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा शब्द, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी मानी गई है? कौन सी मानी गई है? शब्द मानी गई है, यानी शब्द इसका आंसर सही है। यानी भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है वो मानी गई है शब्द। जैसे वर्ण की अगर बात की जाए, वर्ण की अगर बात की जाए तो भाषा की सबसे छोटी लिखित, यानी कह सकते हैं कि लिखित सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की वर्ण है। और अगर अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। और मौखिक रूप में अगर बात की जाए तो सबसे छोटी इकाई, मौखिक अगर रूप में बात की जाए तो सबसे छोटी इकाई क्या होगी? ध्वनि होगी। ठीक है, और उसके बाद में अगर बात की जाए भावार्थ के आधार पर, तो भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या है? भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई है वाक्य। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? यानी अर्थ के आधार पर तो क्या है? शब्द है। भाषा की लिखित के आधार पर क्या है? वर्ण है। और अर्थ के आधार पर शब्द है, और भावार्थ के आधार पर वाक्य हो गई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? यानी वे वर्ण जिनको उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहयोग की आवश्यकता ही नहीं होती, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें स्वर कहा जाता है, या फिर व्यंजन कहा जाता है, या फिर विसर्ग, या अयोगवाय। आपको बताना है इनमें से इसका आंसर क्या हो सकता है सही। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता ही नहीं होती, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है स्वर। उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर। तो इसका आंसर क्या हो गया? स्वर इसका आंसर हो गया। व्यंजन, वे वर्ण जिनका उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहयोग यानी आवश्यकता हो, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, यानी स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है। और जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होती है, यानी जैसे स्वर की सहायता ली जाती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, और अगर बात की जाए उच्चारित होने वाली जो ध्वनियाँ है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। और विसर्ग और अयोगवाय, यानी विसर्ग तो आपको पता ही है, ये विसर्ग होता है, इससे 2 टिप्पी लगा दी तो विसर्ग हो गया इसके पीछे, है ना। अयोगवाय की अगर बात की जाए, जैसे अयोगवाय क्या है? अयोगवाय ए के ऊपर बिंदी लग जाती है तो क्या होता है? अयोगवाय वर्ण कहलाते। और ए के पीछे ऐसे ये क्या है? अयोगवाय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है? यानी वर्गीकरण के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, 3 भागों में, या फिर 4 भागों में, या 5 भागों में? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 5 भागों में, यानी 5 भागों में। यानी वर्गीकरण की अगर बात की जाए, यानी स्वर का अगर वर्गीकरण किया जाए तो उसे कितने भागों में बांटेंगे? 5 भागों में बांटेंगे। तो अपन बात करते हैं कि जो 5 भाग कौन कौन से होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि उच्चारण के आधार पर बांटते अपन, यानी उच्चारण के आधार पर जैसे लघु स्वर होता है और दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, ओष्ठाकृति के आधार पर अगर बात की जाए तो वृत्ताकार और अवृत्ताकार यानी गोलाकार अगोलाकार कह सकते हैं। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर अगर बात की जाए तो अग्रस्वर और मध्य स्वर होते हैं। अग्रस्वर और मध्य स्वर होते हैं, यानी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और मुखाकृति के आधार पर की जाए, मुखाकृति के आधार पर की बात की जाए तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है,
जिसमें होता है समृद्ध स्वर होते हैं, अर्ध समृद्ध स्वर होता है, विभृत स्वर होते हैं, अर्ध विभृत स्वर होते हैं, समृद्ध स्वर होते हैं। ठीक है। और बात की जाए 5, यानी 5 के आधार 5 बांटा गया, तो 5 में कौन सा है पांचवा वर्गीकरण? नासिका के आधार पर बांटा गया है, स्वर को नासिका के आधार पर। तो 5 प्रकार से बांटा गया है। वर्गीकरण की अगर बात की जाए तो उच्चारण या मात्रा काल के आधार पर लघु स्वर और दीर्घ स्वर होते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर वृत्ताकार या अवृत्ताकार होता है। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर अग्र स्वर और मध्य स्वर और पश्च स्वर होते हैं। मुखाकृति की अगर बात की जाए तो समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर और विभृत स्वर, अर्ध विभृत स्वर और नासिक के आधार पर इन्हें बांटा जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, यानी है जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? यानी कंठ या फिर काकल्य या अलिजिह्वा या उपयुक्त सभी। देखिए अकु विसर्जनियम कंठा है, तो इसका क्या हो गया? है का उच्चारण स्थान बताइए, है का उच्चारण स्थान क्या होता है? है का उच्चारण स्थान होता है कंठ, काकल्य और अलिजिह्वा। इनमें से बताना आपको कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। यानी है का वर्ण कंठ से बोला जाता है, जैसे अकु कैवर के साथ बोला जाता है, और है वर्ण को काकल्य ध्वनि कहा जाता है को अलिजिह्वा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार इन सभी का आंसर क्या होगा? यानी उपयुक्त सभी। है का तीनों प्रकार से बोला जाता है, कंठ के आधार, काकल्य पर और अलिजिह्वा के आधार पर। ठीक है, तो कंठ, काकल और अलिजिह्वा यानी उपयुक्त तीनों का ही ये क्या है? उच्चारण स्थान है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण नहीं है। आपको बताना है कि अल्प प्राण वर्ण कौन सा नहीं है। तो अल्प प्राण कौन से है बताइए। अल्प प्राण वर्ण नहीं है। क, ज, ण, च, ड, ण, फ, ब, में या तय, ब, न। इनमें से बताइए, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण वर्ण नहीं है। और अल्प प्राण किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुखक विवर से कम मात्रा यानी बाहर निकलती है। और पहला और दूसरा पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? तो इनमें एक तो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं सभी स्वर आते हैं, तो इनमें कोई भी स्वर है नहीं चार ऑप्शन में से, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो जैसे पहला अक्षर, तो पहला कौन सा आ रहा है इसमें? पहले में नहीं आ रहा कोई भी, पहला ये है। तीसरा और पांचवा, तीसरा और पांचवा वर्ण यानी अल्प प्राण होते हैं। तो इसमें पूछ रहा अल्प प्राण नहीं है, यानी कौन निम्नलिखित में से कौन सा है जो अल्प प्राण नहीं है। तो इनमें बताना आपको, इनमें से यानी पहला आ रहा है इसमें कौन सा? ये च, छ, जैन तीसरा आ रहा है, उन्हें पांचवा आ रहा, तो ये भी अल्प प्राण है। ये भी क्या है? अल्प प्राण है। च ये प्रथम वर्ण आ रहा है, डे ये भी अल्प प्राण है, अण पांचवा वर्ण आ रहा है ये भी। यानी फ ये क्या है? पे फ यानी दूसरा वर्ण है, तो एक तो ये नहीं है। ये इसमें किस में आता है? माप्राण में आता है। जैसे बे, पे, फ दूसरा वर्ण हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर की जाए बे यानी ये भी दूसरा वर्ण हो गया, तीसरा वर्ण। और मैं कौन सा है? पंचम वर्ण है। लेकिन इसमें ये क्या है? ये प्रथम द्वितीय वर्ण आ रहा है, और द्वितीय वर्ण किस में होता है? माप्राण में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर सही क्या होगा? इसका आंसर होगा सही सी ऑप्शन, यानी फे एक अल्प प्राण नहीं है। जबकि क इसमें अल्प प्राण होता है, जय इसमें अल्प प्राण होता है, ण यानी पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण मिलते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, तो अल्प प्राण वे वर्ण जिनके उच्चारण मुख विवर से कम यानी मुँह से कम मात्रा में क्या निकलती है? वायु निकलती है बाहर,
उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। और पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्पप्राण होते हैं। उसके साथ में ये रे ले वे अन्य अंतस्थ वर्ण होते हैं और सभी स्वर क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। महाप्राण की अगर बात की जाए तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में यानी मुख से यानी मुँह से ज़्यादा यानी अधिक मात्रा में एकदम बाहर क्या निकलती है, वायु निकलती है। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा यानी समवर्ण, दूसरा और चौथा जो वर्ण होते हैं, स्थान होते हैं, उनका महाप्राण से संबंध होता है। और स है यानी अंतस्थ जो वर्ण होते हैं वो भी महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या है कि इसमें क्या है, ये महाप्राण है, जबकि बे और मैं क्या है, अल्पप्राण है। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से घोष सघोष वर्ण है, यानी घोष को ही क्या बोलते हैं, सघोष वर्ण है। इनमें से बताना है आपको कि घोष वर्ण कौन कौन से हैं। ठीक है, यानी इनमें से कौन से घोष वर्ण है। और घोष का अर्थ क्या होता है, गूंज यानी कंपन। और प्रत्येक वर्ण का जो तीसरा और चौथा और पांचवा स्थान होता है उसे क्या कहा जाता है, सघोष कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से बताइए। ए खे बे, ई खे फे, उ जय दे या ए थे बे। तो घोष वर्ण कौन से हैं, तो इसका आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या है, उ जय दे, यानी उ जय दे क्या है, घोष वर्ण है। घोष वर्ण जो गूंज अधिक हो। और प्रत्येक वर्ण का तीसरा चौथा और पंचम वर्ण किस में आता है, घोष यानी सघोष में आता है। और अंतस्थ ये रे ले वे है भी इसी के अंतर्गत आते हैं। और सभी जो स्वर होते हैं वो भी सघोष के अंतर्गत आते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया इसमें, उ जय दे, ये क्या है, सघोष या घोष वर्ण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि ऊपर से होठ को काट दिया है, यदि ऊपर के होठ को काट दिया जाए तो किस वर्ण के उच्चारण में असुविधा होगी। मान लीजिए अपने दो होठ है ऊपर नीचे, तो ऊपर का होठ ये कह रहा है ये क्वेश्चन कि ऊपर का जो होठ है अगर उसे काट दिया जाए तो हमें किस वर्ण के उच्चारण में असुविधा होगी। तो ऑप्शन है बे, ऑप्शन बी बे और बे दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बे यानी पे वर्ग। यानी पे वर्ग, और पे वर्ग किससे बोला जाता है, ओष्ठ। उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। और ओष्ठ में अनेक होठ, अगर एक होठ को पकड़ के अपन बोले जैसे तो नहीं बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, वे। यानी यदि ऊपर का होठ या नीचे का होठ किसी एक होठ को काट दिया जाए तो जो पे वर्ग है यानी जो ओष्ठ उच्चारण स्थान है वो हमसे बोला नहीं जाएगा। जबकि बे ये क्या है, दंत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर होगा बे। अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से स्वर रहित रे का उदाहरण है। इनमें से पूछना है, इन ऑप्शनों में से बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो रे के साथ में क्या है, स्वर नहीं है। जैसे क्रम के, इसमें क्रम, ग्रह और ट्रक या आशीर्वाद। देखिए ट्रक ये नीचे ये पूर्ण है, ग्रह ये भी क्या है, ये भी पूर्ण है, ग्रह में री है। और ट्रक में क्या है, आधा टे और रे है। ठीक है, जैसे क्रम में भी क्या है, आधा क है और रे पूरा है और मैं। और आशीर्वाद आशीर्वाद, तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, आशीर्वाद। यानी आशीर्वाद के अंतर्गत क्या है, आधा वर्ण है। जो भी आधा वर्ण होता है वो ऊपर लगता है, यानी बाप बेटे के गोद में बैठता है, ऐसा नहीं है बेटा बाप की गोद में बैठता है। आपको यह ध्यान रखना है कि अगर कोई गोद में बैठा है इसका मतलब है वो छोटा है, और छोटा क्या है, रे यानी आधा है। तो ऊपर जो चिन्ह, ऊपर जो रे लगता है वो क्या होता है, हमेशा आधा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता लग गया है, आशीर्वाद है। अगला क्वेश्चन की ओर,
हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? आपको बताना है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है, यानी ध्वनि कितने प्रकार की होती है? 2, 4, 6 या फिर 8? चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है 2, यानी ध्वनि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। रे का विवरण है, रे का 72 से रे का विवरण है। आपको बताना रे के उच्चारण स्थान क्या है, इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो 72 से लुंटित, सघोष, अल्पप्राण या व्यंजन? 72 से पार्श्विक, सघोष, महाप्राण, व्यंजन? सी ऑप्शन में 72 से संघर्षी, अघोष, अल्पप्राण, व्यंजन? 72 से स्पर्श, सघोष, महाप्राण, व्यंजन? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, देखिए वितरस्य का मतलब क्या होता है, इसमें भी रे को बोला जाता है वितरस्य। रे के साथ में और भी बोले जाते हैं, जैसे न है, स है, ज है, ल है, और लुंटित होते हैं रे, और रे भी लुंटित ही होता है। और सघोष में रे आता है, ये रे लेवे, ये रे लेवे, यानी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, और ये रे लेवे अंतस्थ जो वर्ण होते हैं और है, और सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष में होते हैं। ठीक है। अल्पप्राण में क्या होता है? प्रत्यय वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण होता है, और ये अंतस्थ भी होते हैं, तो अंतस्थ में रे आता है, ये रे लेवे। ठीक है। उसके बाद में होता है व्यंजन, और व्यंजन में रे है ये, तो इसका आंसर क्या होगा अपना? ये फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आंसर क्या होगा, यानी वतरस्य में कौन कौन से वर्ण आते हैं? जैसे कि जय आता है, से आता है, रे आता है। लुंटित में रे यानी लुंटित जो घुड़कता है, लुढ़कता है। ठीक है। सघोष में प्रत्यय वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, और सभी क्या है? अंतस्थ, और सभी स्वर घोष में आते हैं। ठीक है। उसके बाद में अगर बात की जाए अल्पप्राण की, अल्पप्राण में प्रत्यय वर्ग का तीसरा, पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण होता है, और अंतस्थ होते हैं, और सभी स्वर भी इसी के अंतर्गत आते हैं। किसमें? अल्पप्राण में। और व्यंजन तो व्यंजन आपको पता ही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? रे का विवरण क्या है? वतृस्य, लुंटित, सघोष, अल्पप्राण और व्यंजन, ये सभी क्या होता है? रे होता है। अगला क्वेश्चन, जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? यानी जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती है, या फिर युग्मक ध्वनियाँ कहलाती है, या संप्रत्यक ध्वनियाँ कहलाती है, या पारस्परिक ध्वनियाँ कहलाती है? आपको बताना है कि जब एक ध्वनि को द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा युग्मक ध्वनियाँ। यानी ध्वनि का अगर द्वित्व हो जाता है तो वह युग्मक हो जाता है, यानी युग्मक ध्वनि कहलाती। जैसा कि बात करें कक्व, क और कक्व, पक्व, पक्व तो नहीं है। जैसे तत्व है, तत्व, तय, तो ये तत्व, ये क्या होगा? द्वित्व हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि और अघोष और महाप्राण की ध्वनि है। इनमें से बताना है कि वो स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ से भी बोली जाती है, अघोष भी है और महाप्राण भी है। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? इसका आंसर क या ग या ख या घ? तो इसमें से क्या होगा कि स्पर्श, एक तो स्पर्श व्यंजन हो, एक क्या हो? कंठ ध्वनि हो, एक अघोष हो, और एक महाप्राण हो। तो इसमें क्या होगा? इसका आंसर ख इसका आंसर होगा। ठीक है, जिसमें स्पर्श, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण। जबकि जो क है, क क्या है? ये क स्पर्श तो है, कंठ से भी बोली जाती है, और अघोष भी है ये, लेकिन ये क्या है? ये अल्पप्राण है, अल्पप्राण। ये महाप्राण नहीं है। क्या है ये? अल्पप्राण।
पेन नहीं होने की वजह से सही लिखा नहीं जा रहा। उसके बाद अगर बात की जाए गे, गे की अगर बात की जाए तो गे जो गे वर्ण है वो स्पर्श यानी स्पर्श भी है, कंठ से भी बोला जाता है ये, और अघोष वर्ण भी है ये अघोष नहीं है, ये क्या होता है घोष वर्ण होता है। ग जो होता है वो क्या होता है घोष होता है, ये घोष होता है लेकिन अल्प प्राण होता है। उसके अगर बात की जाए खे की, खे में आपको पता है स्पर्श होता है, कंठ होता है, अघोष भी होता है ये, और महाप्राण होता है। और घे की अगर बात की जाए तो घे में क्या ये स्पर्श भी होता है और ये महाप्राण भी होता है ये, लेकिन अघोष नहीं होता, ये सघोष होता है और कंठ ध्वनि तो होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, अनुस्वार किसका कार्य करता है, यानी अनुस्वार किसका कार्य करता है। आपको बताना है कि अनुस्वार का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो विसर्ग के रूप में, चंद्रबिंदु के रूप में, चंद्रबिंदु के रूप में, पंचम वर्ण के रूप में या स्वर के रूप में। यानी अनुस्वार का हम एक कह सकते हैं कि चंद्रबिंदु के अनुस्वार का प्रयोग हम एक पंचम वर्ण के रूप में का प्रयोग किया जाता है। विसर्ग, चंद्रबिंदु, पंचम, स्वर, इसका आंसर क्या होगा। अनुस्वार किसका कार्य करता है, अनुस्वार चंद्रबिंदु का कार्य करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगली क्वेश्चनों की प्रश्नोत्तरी कल करेंगे, यानी अगली वीडियो में, कल का मतलब अगली वीडियो में। और हमारे इस चैनल पर हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित भक्ति काल का टॉपिक चल रहा है, जिसमें संत कैप की वीडियो अपलोड की जा रही है। आप यहां से इसका लाभ ले सकते हैं और समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिले, इस वजह से आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। आगे आपसे मुखातिब रहूँगा और आप बीपी दल पर यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए। आप बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूँगा आपको, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। नमस्कार।